हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारी जो है हिंदी की जो है दूसरी क्लास है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाषा पर चर्चा की थी कि भाषा क्या है। तो भाषा जो है हम लोगों ने देखा कि साधन का कार्य करता है, हमारे विचारों के लेन देन में सहायक होता है। वहाँ पर हम लोगों ने डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा देखी, उनके मत देखे, उनके विचार देखे, भाषा क्या है। कामता प्रसाद गुरु के भी विचार और मत हमने देखा। तो भाषा वह जो बोली जाए, हम लोगों ने अब तक ये निष्कर्ष निकाला कि भाषा पशु पक्षियों की भाषा नहीं, भाषा वह जो मनुष्य के द्वारा बोली जाए। हम लोगों ने ये दोनों जो परिभाषा है भाषा लोगों ने देखा। तो भाषा भाष धातु से मिलके बनी। जो ये भाषा शब्द है वो भाष धातु से निर्मित है, हम लोगों ने देखा। और इसका अर्थ होता है बोलना या कहना। यानी कि भाषा वह जो बोली या कही जाए, जिसमें हमारी वागेंद्रियों का इस्तेमाल हो। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्दों में कहें तो बोलना भी गूंगे मनुष्यों का नहीं, बोल सकने वाले मनुष्यों का। कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा देखें तो भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान स्पष्टतया से कर सकता है। विचारों का आदान प्रदान मनुष्यों के द्वारा, लेकिन अस्पष्टतया। तो अस्पष्टतया सभी प्रकार के जो विचार हैं आप सामने वाले तक तभी संप्रेषित कर सकते हैं, सामने वाले तक तभी पहुंचा सकते हैं जब आप बोलें, यानी कि अपनी वागेंद्रियों का इस्तेमाल करें। तो भाषा में वागेंद्रिय, और कर्णेंद्रिय, इनका प्रयोग होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या जो लिखित भाषा है वह भाषा नहीं है? क्या लिखित भाषा भाषा की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका जवाब क्या हो सकता है? क्या लिखित भाषा भाषा की श्रेणी में नहीं आती? क्या लिखित भाषा भाषा की श्रेणी में नहीं? तो यहाँ पर इसका जवाब के तौर पर यह प्रश्न हो सकता है कि आखिर हम लिखते क्या हैं? आखिर हम किस चीज को लिखते हैं? लिखित भाषा में किस चीज का प्रयोग करते हैं? लिखित भाषा में हम लिखते क्या हैं? वही जो बोलते हैं। लिखित भाषा में भाषा की श्रेणी में नहीं है, तो लिखित भाषा भाषा की श्रेणी में है। लेकिन लिखित भाषा वही जो बोली जाने वाली भाषा पर, जो बोली जाने वाली भाषा है उसी का आधार लेकर हम लिखते हैं। यानी कि जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी पहले हम बोलते हैं, उसी को सामने वाले तक लिखित माध्यम में, मुद्रित माध्यम में लिख कर पहुंचाते हैं। यानी कि जैसे कि अगर हम लोगों ने कोई ध्वनि हम लोगों ने अपने गले से निकाली, सपोज दैट, मान लीजिए कि हम लोगों ने अपने गले से एक ध्वनि निकाली अ की, तो अ के लिए जो हम लिखित ये खास प्रकार का सिंबल है, चिन्ह है, डिजाइन है, ये अ की ध्वनि, अ के साउंड को दर्शाता है। तो हम लिखते क्या हैं?
वही जो बोलते हैं। ये एक लिखित ध्वनि को दर्शाती, जो ध्वनि हम बोलते हैं उसको जो है उसका लिखित रूप है। लिखने के ही ढंग को जो है, भाषा में लिखने के ही ढंग को हम लिपि कहते हैं। एक प्रश्न था कि आखिर दुनिया में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो दुनिया में कुल लगभग 3000 भाषाएं, दुनिया में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। तो सवाल वही था कि जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं, तो हम लिखते क्या हैं? जो हम बोलते हैं। अब प्रश्न है कि मनुष्य पहले बोला होगा कि लिखा होगा? ये एक बहुत ही विचारणीय बात है, सोचने वाली बात है। और जाहिर सी बात है कि जब आप बहुत ज़्यादा चिंतन मनन सोचेंगे तो ये एक जवाब आपके मन में अंततः आ ही जाएगा कि पहले आदमी बोला होगा, पहले आदमी आवाज़ ध्वनियों के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करता है, बाद में लिखित भाषा की आवश्यकता पड़ी होगी। जैसे किसी प्रकार का संवाद आपको एक स्थान से दूसरे किसी दूरस्थ स्थान तक करना है, किसी संवाद को पहुंचाना है, किसी बात को सामने वाले तक, लेकिन वह व्यक्ति काफ़ी दूर है, तो आपको कुछ ऐसे चिन्ह चाहिए जिनके माध्यम से वह व्यक्ति आप जो कहना चाहते हैं वह समझ जाए। और खूबसूरत बात यह है कि लिखित भाषा में हम जो साउंड हम बोलते हैं वही बात हूबहू वैसे ही लिखित भाषा में पहुंचाते हैं। जैसे हम इस प्रकार का सिंबल बनाकर अगर कागज पर लिखकर किसी व्यक्ति को, एक कागज है उस पर हमने एक ऐसा सिंबल बना के भेजा और कोई व्यक्ति किसी दूसरे मित्र के पास लेके गया, तो वह भी इस सिंबल को देखकर कौन सी ध्वनि अपने गले से निकालेगा? अ की ध्वनि। यानी कि भाषा पूरा का पूरा साउंड पर टिका हुआ है। इसीलिए किसी भी भाषा की मूल इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की मूल इकाई ध्वनि कहलाती है। क्यों? क्योंकि ध्वनि से ही भाषा पूरी निर्मित हुई है। जैसे पूरी की पूरी दीवार ईंटों से मिलके बनी है, हमारे यहाँ जो बॉडी है सबसे बेसिक यूनिट उसका सेल है, कोशिकाएं हैं, तो वैसे ही भाषा की जो सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है, सबसे मूल इकाई है, वह है ध्वनि। यानी कि ध्वनि से ही पूरी की पूरी भाषा निर्मित होती है। तो मनुष्य पहले बोला होगा कि लिखा होगा? तो मनुष्य पहले क्या किया होगा? मनुष्य पहले बोला होगा। आगे देखते हैं, हम कौन सी भाषा बोलते हैं? आखिर सवाल मन में आता है कि मनुष्य बोलता है, बोलकर ही संवाद स्थापित करता है, तो हम कौन सी भाषा बोलते हैं? मैं जिस भाषा में बात कर रहा हूं, आप तक संवाद स्थापित कर रहा हूं, वह कौन सी भाषा है? वह है हिंदी। तो क्या हम शुरू से ही हिंदी ही बोल रहे हैं? शुरू से ही तो हिंदी नहीं बोल रहे हैं। सवाल यह है कि हम बोलकर आपस में संवाद स्थापित कर रहे हैं, तो क्या कब से हिंदी बोल रहे हैं? यानी कि हम नहीं, हम तो अभी कुछ वर्षों पहले ही धरती पर आए हैं,
पर आखिर ये जो हिंदी हम बोल रहे हैं ये कब से बोली जा रही है? जितने भी लोग इस भाषा को बोल रहे हैं, बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, आखिर वे इस भाषा का इस्तेमाल कब से कर रहे हैं? तो अगर आप इसके जवाब को तलाशें तो क्या हम शुरू से हिंदी वो ही बोल रहे हैं तो इसका जवाब होगा कि नहीं, हम शुरू से हिंदी नहीं बोल रहे हैं। हिंदी हम जो है लगभग आप देखें तो हिंदी हम सन 1100 ईस्वी से बोल रहे हैं, जिसको हिंदी कहा जाता है, हिंदी का प्राचीनतम रूप। आप हिंदी के विकास को देखें तो ग्यारह सौ से 1400 ईस्वी तक जो भाषा प्रयोग में होती थी हिंदी का रूप, उसे प्राचीन हिंदी, उसे प्राचीन हिंदी के नाम से जाना जाता है। प्राचीन हिंदी ही नहीं, इसे आप प्रारंभिक हिंदी कहिए, चाहे आप आरंभिक हिंदी कहिए, प्रारंभिक हिंदी, आरंभिक हिंदी, आदिकालीन हिंदी, हिंदी अपने बाल्यावस्था में थी तो बाल्यकालीन हिंदी, तो हिंदी को आप उसका शिशुकालीन हिंदी भी कह सकते हैं। उसका शिशुकाल था तो अपने शिशुकाल में थी तो शिशुकालीन हिंदी। ये हिंदी का प्राचीनतम रूप है। हिंदी सन 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक जो हिंदी का रूप था, जो आज हिंदी हम बोलते हैं, उसका वो प्राचीनतम रूप था। आपकी सन 1450 से 1800, 1400 से 1850 ईस्वी तक जो हिंदी का रूप बोला जाता था उसे उसे मध्यकालीन हिंदी, उसे मध्यकालीन हिंदी के नाम से जानते हैं। उसके उस रूप को मध्यकालीन हिंदी की श्रेणी में रखा जाता है। अब जो सन 1850 से अब तक या जिसका प्रयोग हम कर रहे हैं उसको कौन सी हिंदी कहते हैं? आधुनिक हिंदी। यानी कि हम जिस हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं वो सन 1850 से, और शुरू से हिंदी बोल रहे हैं तो नहीं, बहुत पीछे चलेंगे तो सन 1100 से हिंदी भाषा के रूप में जो प्रचलित है, जानी जाती है, बोली जाती है, ये अपने रूप में अपना स्वरूप भाषा का जो है सन 1100 से ली धारण की है।
और भाषा किस प्रकार से बदलती है, एक भाषा कैसे दूसरी भाषा में बदल जाती है, रूप ले लेती है, इसको हम भाषा खंड वाले सेक्शन में देखेंगे, वहाँ पर थोड़ा सा विस्तृत ढंग से देखेंगे। अभी यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि शुरू से हम हिंदी नहीं बोल रहे हैं, हम जो शुरू से भाषा बोल रहे हैं, जो हम हिंदी बोल रहे हैं वो सन 1100 से बोली जा रही है। ये इसका प्रारंभिक रूप है 1100 से, लेकिन हम जिस हिंदी को प्रयोग में ला रहे हैं, हम जिस हिंदी को प्रयोग में ला रहे हैं वो हिंदी हमारी, हम जिस हिंदी को प्रयोग में ला रहे हैं वो हमारी सन 1850 से बोली जा रही है। सन 1850 से जिस हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं उसको आधुनिक हिंदी कहा जाता है। ये जो वर्ष है हिंदी भाषा के काल में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वक्त एक विभूति समझ लीजिए हिंदी साहित्य की, उनका जन्म हुआ था, उनका नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका हिंदी भाषा के क्षेत्र में, हिंदी जगत में बहुत ही महत्व है और बहुत ही ज़्यादा इनका योगदान है। अगर ये आज के समय में होते तो आज के समय में इनके ये जिधर चलते समझ लीजिए कि इन्हीं के आसपास कैमरा घूमता और मीम इन्हीं के आसपास ही बनते। अब अगर तो यदि नहीं तो आखिर हम कब से हिंदी बोल रहे हैं, ये प्रश्न है। अगला प्रश्न तब ये बनता है कि यदि नहीं, यानी कि अगर हम शुरू से हिंदी नहीं बोल रहे हैं तो आखिर हम कब से हिंदी बोल रहे हैं। तो इसका जवाब हमने दिया, हम लोग इसके जवाब को आपने देखा कि सन 1100 से हम बोल रहे हैं, जिसको प्राचीन हिंदी का रूप देखा कि 1100 से 1400 ईस्वी, 1400 से 1850 तक मध्यकालीन हिंदी और 1850 से अब तक हम लोग आधुनिक हिंदी पढ़ रहे हैं। तो उसके भी पहले सवाल ये भी आ सकता है कि आखिर 1100 ईस्वी से हम हिंदी बोल रहे हैं, तो आखिर सर उसके पहले क्या था, आखिर कौन सी भाषा बोली जा रही थी। तो उसके पहले जो भाषा बोली जा रही थी वो कौन सी भाषा थी, यानी कि हमने देखा कि सन 1100 ईस्वी से जो भाषा बोली जा रही थी वो हिंदी थी, यानी कि उसका प्राचीनतम रूप ही था, लेकिन प्राचीन हिंदी ही कहिए, प्राचीन हिंदी। लेकिन उसके भी पहले क्या था, यानी कि 1100 से पहले, तो बच्चा जो सन 1100 से पहले, सन 900 से 1100 ईस्वी तक जो भाषा बोली जाती थी उसका नाम था अवहट्ट। अवहट्ट या अवहट्ट। इसके भी पहले कौन सी भाषा थी, तो इसके पहले सन 900 से थी, तो 500 ईस्वी से 900 ईस्वी तक, यानी कि 900 से पहले, सन 500 से 900 तक ईस्वी तक जो भाषा बोली जाती थी उसका नाम अपभ्रंश, उसका नाम अपभ्रंश। इसके पहले भी कौन सी भाषा बोली जाती थी, आखिर 500 ईस्वी के पहले भी तो भाषा बोली जाती थी, प्रयोग में थी कोई भाषा। तो उसके पहले पहली ईस्वी से
पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक, पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक जो भाषा प्रयोग में थी उसका नाम था प्राकृत। प्राकृत भाषा। इसके पहले 500 ईस्वी, पहली ईस्वी यानी कि पहली ईस्वी तक की भाषा हम लोगों ने देखी। पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक जो भाषा प्रयोग में थी, जो भाषा हमारे पूर्वज बोलते थे, उस भाषा का नाम प्राकृत है। पहली ईस्वी, ईस्वी मतलब जिस साल ईसा मसीह पैदा हुए थे उस साल को ईस्वी सन, ये जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये ईसा मसीह के जन्म वर्ष को पहला वर्ष मानकर कैलेंडर का निर्माण किया गया है। उसके पहले जिस वर्ष ईसा मसीह पैदा हुए थे, जिस वर्ष, उस वर्ष के पहले भी तो भाषा बोली जाती थी। तो उसके पहले जो भाषा बोली जाती थी यानी कि 500 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक कोई भाषा प्रयोग में थी, उसका नाम था पाली भाषा। कौन सी भाषा? पाली भाषा। यानी कि 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक जो भाषा प्रयोग में थी उसका नाम था पाली भाषा। तो क्या सर इसके पहले भी भाषा थी? बिल्कुल, इसके पहले भी भाषा प्रयोग में थी। कौन सी भाषा थी? 500 ईसा पूर्व से पहले की भाषा क्या नाम था? 500 ईसा पूर्व और उसके पूर्व मतलब 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक जो भाषा बोली जाती थी उसका नाम था लौकिक संस्कृत। ये भी संस्कृत थी। क्या भी लिख दिया भाई? तो वो जो भाषा बोली जाती थी वो लौकिक संस्कृत थी। उसके पहले लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जो भाषा बोली जाती थी वो थी वैदिक संस्कृत।